हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं के जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रस्तुत कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो प्रश्न मैं समझा रहा हूं उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लें। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा पैटर्न समझाऊँगा। इसके 2 पार्ट मैंने आप लोगों को पहले दे चुके हैं, अब ये तीसरा पार्ट है यहाँ पर। तो देखें, तीसरे पार्ट है जो बच्चों, इसकी शुरुआत होती है इन क्वेश्चन से। प्रश्न क्रमांक 11 देखें, आप पढ़ें। लिखा हुआ है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक एक बार में 250 बोरियां ले जाता है, तो बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे? तो इसका उत्तर आप देख लें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपके समक्ष 25। सबसे पहले आप 25 का टेबल बना लें। तो 25 का टेबल बना लिए तो 25 में 6 टाइम 25 सिक्का होते 150, तो ये आया 25 सिक्का 150। मतलब है ट्रक को कितने लगाने पड़ेंगे? 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ उत्तर मैंने 60 लिख दिया है, थोड़ा सा गलती हो गई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 250 का 1500 में डिवाइड कर दो तो 6 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 चक्कर लगाने के लिए। इसके अथवा में एक जो प्रश्न है वो देख लें आप। लिखा हुआ है कि एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 150 रुपये लेता है। यदि वह किसी कार्य को पूरा करने के लिए 13 चक्कर लगाता है तो ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे? इसका उत्तर देख लें आप। ये लिखा हुआ है, एक चक्कर लगाने का किराया ड्राइवर का कितना है बच्चों? 500 रुपये। ठीक है, तो 13 चक्कर लगाने का किराया, तो 13 गुणे 500 कर दो तो 6500 रुपये आ गया। अतः 13 चक्कर लगाने के कितने रुपए देने होंगे? 6500 रुपये। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसके बाद बात आती है प्रश्न क्रमांक 12 की। देखें आप, 12वां प्रश्न लिखा हुआ है कि शोभा के पास 30 बटन हैं। उन्होंने करीम को 1/5 भाग, जावेद को 1/3 भाग बटन दिए, तो बताइए किसके पास कितने बटन हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखें आप क्या कह रहा है। शोभा के पास कुल बटन कितनी हैं? 30 बटन थी। ठीक है, अब उसने करीम को 1/5 दिए, मतलब कि 30 का 1/5 दे दिया। जब 30 का 1/5 हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, मतलब कि 6 बटन। 6 बटन किसके हिस्से में आई? करीम के हिस्से में। ठीक है, अगली बात पूछी थी कि जावेद को 1/3 भाग दिए, तो जावेद को कितने दिए? 30 में से 1/3, तो 3 का यहाँ से फिर काट दो, 3 धाम 30, तो ये आ गए 10 बटन। तो कुल मिला के जी आंसर आ गया कितना? शोभा के पास कितनी बटन थी? 30। करीम को कितने दिए? 6 बटन, और जावेद को दे दिए कितने? 10 बटन। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देख लें आप। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उस तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। बताइए किसने ज़्यादा समय कार्य किया और कितना समय ज़्यादा था? देखें आप इसका उत्तर। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि माइकल का समय कितना था? 7/12 घंटे। वैभव का समय कितना था? 3/4 घंटे। ठीक है, अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये बताओ 7/12 और 3/4 में कौन ज़्यादा बड़ा है या कौन ज़्यादा कम है? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये लिखें आप 7/12, ये लिखें 3/4। अब ये जो यहाँ का 12 है इसका इन दोनों में गुणा कर दो, और जो यहाँ का 4 है उसका यहाँ पे गुणा कर दो। ठीक है, तो अब हो जाएगा क्या? क्योंकि हमें क्या है बेटा, हर एक से बनाने हैं। ये हर एक से बनाएंगे तो अंश की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो हमने क्या करें, ये 12 का यहाँ गुणा और ये 4 का यहाँ गुणा। 7 का 4 में गुणा करें 7 चौके 28, 12 का 4 में गुणा करें 48, 3 का 12 में गुणा करें 36, 4 का 12 में गुणा करें 48। अब यहाँ पे देखो स्पष्ट निकल के आ गया। क्या स्पष्ट निकल के आ गया? कि 28/48 और 36/48। अब चूंकि दोनों में हर एक से हैं तो ऊपर की संख्या देखें तो ऊपर बड़ा क्या है? 36 बड़ा है। तो ज़्यादा समय किसने लिया? वैभव ने, क्योंकि 36 किससे आया था? 3/4 से, और 3/4 किसका समय था बेटा? वैभव का समय था। तो यहाँ पे आ गया प्रश्न का उत्तर। ये किसने ज़्यादा समय लिया? वैभव ने समय लिया। अब बोल रहा है कितना ज़्यादा समय लिया? तो कुछ नहीं करना, 36 में से 28 को घटा दो तो ये आ गया 8 घंटे। मतलब वैभव ने कितने घंटे ज़्यादा लिए? 8 घंटे ज़्यादा लिए। ये हो गया हमारा बच्चों आंसर। इसके बाद हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों मैं फिर से कहूँगा कि इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लो। ये जो प्रश्न अब मैं बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तब त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे से देख लें आप लोग। बच्चों 8400 जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT
जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। किसी त्रिभुज के कोण कितने में थे? 2:3:4 के अनुपात में। अपन ने क्या मान लिए कि माना वे कोण 2x, 3x और 4x हैं। ठीक है, 2x, 3x और 4x हैं। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इन तीनों कोणों का योग कर लो, मतलब कि 2x धन 3x धन 4x बराबर 180 रख दिए। अब इनका टोटल करें, 2 और 3 5, 5 4 9, मतलब कि 9x बराबर आ गया 180। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माफ़ कीजिएगा यहाँ थोड़ा शोर हो रहा है, देखेंगे क्या करेंगे, 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 0 का 0, तो ये x बराबर आ गया बच्चों 20 आ गया 20। अब हमने कोण कितने माने थे? 2x, 3x और 4x, तो हम 2x की वैल्यू निकाली, 2 गुणित x। अब 2 गुणित x का मान कितना आया? 20, तो ये पहला कोण कितने का होगा? 40 अंश का। दूसरा कोण 3x मतलब 3 गुणित 20, तो ये आ गया 60 अंश का। और तीसरा कोण 4x मतलब 4 गुणित 20 मतलब कि 80 अंश का। तो इस टाइप से ये प्रश्न आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। बच्चों एक सवाल और है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। एक प्रश्न आ जाता है कि किसी चतुर्भुज के 4 कोण दे दिए, कितने अनुपात में है वो? 1:2:3:4 में है। तो इसमें आपको कोण ज्ञात करना है, तो आप इसको कुछ नहीं मान लेना, क्या मान लेना? x, 2x, 3x और 4x। फिर आप क्या लिखोगे इक्वेशन कि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आपको 360 करने पड़ेगा, तो यहाँ से आप टोटल कर देना x + 2x + 3x + 4x = 360, इसका टोटल कर देना। और फिर जब वैसे ही टोटल करोगे ना, तो जैसे अभी आपने ये सवाल हल किए, तो उसका जो टोटल आएगा यहाँ से भी एक संख्या कटेगी तो x की वैल्यू निकल आएगी। फिर आप चारों कोणों के मान निकाल देना। इस टाइप से आप अगला सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न की। अथवा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? 576 डिब्बों को किताबों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देख लें आप क्या कह रहा है। 576 किताबों को पैक करना और एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं, तो आप बिल्कुल डिवाइड कर दो। 24 का 576 में डिवाइड कर दो। 24 का जब 576 में डिवाइड करोगे तो 24 टाइम जाएगा। फिर से 24 का यहाँ पहाड़ा बना लीजिएगा आप लोग, अपने आप आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर, 24 डिब्बों की ज़रूरत होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं, तो वह 52 दिन काम करे तो कितना कमाएगा? तो देखिए कुलदीप के बारे में जो प्रश्न है कि उसका क्या है, एक दिन का मेहनताना कितना है? 98 रुपये। 52 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 52 गुणित 98, तो 52 का 98 में गुणा करोगे तो आ जाएगा बच्चों 5096 रुपये। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखें, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रतिमाह 2750 रुपये जमा करती है, तो 3 वर्ष बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे या कितने पैसे वो जमा कर लेगी? देखें बिल्कुल सिंपल इसका भी उत्तर। अब वो क्या कह रही है, एक माह में कितने जमा कर रही है? 2750 रुपये। तो ये बोल रहा है 3 वर्ष में कितने जमा कर लेगी? तो 3 वर्ष मतलब कि 3 वर्ष में कितने माह होते हैं? 36 माह होते हैं। ठीक है, तो 36 में आप गुणा कर दो 2750 का, तो ये आ जाएगा 99,000 रुपये। अतः सुहानी 3 वर्ष में कितने रुपए जमा कर लेगी? 99,000 रुपये। इसके बाद प्रश्न 15 जो था वो बोल रहे थे बच्चों की सरल करें, तो देख लें आप सरल करें वाला प्रश्न 15 में ये रहा प्रश्न कि ऋण 4 गुणित ऋण 6 गुणित ऋण 8 बटे ऋण 12 गुणित 8। देखिए सबसे पहले इस टाइप में तो क्या होता है, आप हमेशा याद रखना कि ऊपर वाले ऋण से नीचे वाले ऋण को काट दो, ये कट गया। अब ऊपर यहाँ 2 ऋण बचे, तो एक चीज़ और याद रखिए, ऋण और ऋण का गुणा हमेशा धन होता है। तो ये ऋण और ये ऋण का गुणा हुआ तो धन हो गए, तो यहाँ पर तो निशान गायब हो गए। अब काट दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 आ गया। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कुल मिला के बचा 2, तो ये आ गया हमारा 2 आंसर में। इसके अथवा में भी एक प्रश्न था, थोड़ा बकवास टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वहाँ उसको छोड़ दिया, क्योंकि बताने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत चली जाएगी, ग्राफ बना के बताना पड़ेगा पूरा, इसलिए मैंने अपना समय बचाया है। प्रश्न आप देख सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। 16वां प्रश्न क्या है, 3x² धन x ऋण 1 को x + 1 से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न जरूर सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम आपको हमेशा ऐसी ही मदद देते रहते हैं। प्रश्न देख लें आप, ये लिखा था x + 1 का इसमें भाग करना है। तो देखो बच्चों, इसका फंडा क्या होता है, इसका फंडा ये होता है, इसका आप x देखें, इस वाली संख्या में शुरू का x देखें, देख लें आप। यहाँ देखिए मैं रफ काम करके आपको बता रहा हूँ। शुरू का आप क्या देख लें बच्चों,
केवल ये देखें ये वाला x का शुरू वाला हिस्सा। अब इस x को देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 3x²। अब बच्चों इस x को हमें 3x² बनाना है। तो देखो पहले x को 3 गुणा करना है तो हम इसमें काय का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। साथ में इस x को हमें x² भी बनाना तो हम क्या करेंगे, 3x का गुणा करेंगे। तो जब 3x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² + 1। पर समस्या ये है कि ये जो 3x है ये केवल x के साथ नहीं, ये पूरे x + 1 के साथ इंटू होना चाहिए। तो हम जब 3x का x + 1 में इंटू करेंगे तो 3x का x में होगा तो हो जाएगा 3x² और 3x का 1 में होगा प्लस के 1 में तो ये केवल आ जाएगा 3x। तो ये कर दिया हमने गुणा, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, माइनस कर दिया जाता है। तो ये देखिए ये प्लस के थे और ये माइनस के, तो ये हो गए कैंसिल। बचा यहाँ पे माइनस का 3x और ये प्लस का x। तो माइनस के 3x में से जब प्लस का x गया तो बचे माइनस के 2x - 1। ये -1 यहाँ को उतार लिए। अब देखें फिर से आप इस x को देखें, ये वाला जो प्रश्न का x था, इसे हमें क्या बनाना है, माइनस के 2x। कुल मिला के कुछ नहीं करना, पहले वाले को पहले वाले से मैच कराना है। इस x को क्या बनाना है बच्चों, माइनस का 2x। तो इस x को अगर माइनस का 2 बनाना है तो काय का गुणा करेंगे, सबसे पहले तो -2 का बस गुणा करेंगे। -2 का जब x में गुणा होगा तो हो जाएगा -2x। पर समस्या ये है कि केवल x के साथ गुणा नहीं करना, यहाँ पे +1 भी है। तो जब -2 का x में गुणा करें तो हो गया बच्चों माइनस के 2x और माइनस प्लस हो गए -2 एकम 2, ये आ गया। तो ये -2 का गुणा करें तो ये आ गया। इसके बाद इसको भी सॉल्व करें, ये माइनस ये प्लस तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ -1 और ये प्लस का 2 था, तो प्लस के 2 से जब -1 गए तो बचा बेटा केवल प्लस का 1 और ये आ गया हमारा भागफल, ये आ गया शेषफल। तो इसका उत्तर आप लिख दोगे, आता है अभीष्ट भागफल बराबर 3x - 2 और शेषफल आ गया 1। ठीक है, इसके अथवा में एक प्रश्न था, सर्वसंख्या को आपको सॉल्व करना था। 999 की घात 2 का मान सर्वसंख्या के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न को आप देख लें बहुत अच्छे से, ये देखिए आपके सामने है। 999 की घात 2 थी, 999 को हम ऐसा लिख सकते 1000 - 1। अब यहाँ वर्ग था तो बाहर वर्ग लग गया। अब सर्वसंख्या ये वाली लगी, कौन सी, x - y की घात 2 बराबर होता है x² - 2xy + y²। ठीक है, अब यहाँ x का मान कितना हो रहा है 1000 और y का मान कितना हो रहा है 1। ठीक है, तो हम इसमें मान रख देंगे x² मतलब 1000 का स्क्वायर, माइनस तो -2 तो 2, xy तो x की वैल्यू 1000 रखती है इंटू y की वैल्यू 1 रखती है, प्लस तो प्लस y का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो देखिए इसको हल करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। क्योंकि यहाँ 2 की घात लगी है तो ये जो 3 जीरो थे इसको डबल कर दो तो ये होगा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ओके, माइनस तो माइनस 2 का जब 1000 में गुणा करें तो 2000 हो गया, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं निकला और 1 का वर्ग हो गया 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसमें से सबसे पहले हम इसको हल कर ले रहे हैं। 2000 में से 1 घटा तो आ गए 1999, वो भी काय के माइनस के, और ये संख्या लिखी थी। अब इसमें से 1999 घटा दो तो ये आ गया बच्चों 9,98,001। तो ये आया हमारा आंसर 9,98,001। तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये प्रश्न कितने 16 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम कुछ और प्रश्न भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, वो भी आप देख लें। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को अभी छोड़ के चले जाओगे तो आपको दिक्कत होगी आगे भी। ठीक है, जैसे ये सवाल देखें आप, ये लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, k का मान ज्ञात करो यदि x - 1 kx² - 3x + k का गुणनखंड है। ठीक है, ये सवाल, तो इस सवाल को आपको करना है। ठीक है, देखें इसके टाइप का एक सवाल मैंने यहाँ पे बताया है आपके लिए करके। ये देखिए, यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करना पड़ता है, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यदि x - 1 4x³ + 3x² 4x धन k का एक गुणनखंड हो तो क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, x - 1 को 0 के बराबर रखना पड़ता है। रख दिए 0 के बराबर, हम यहाँ से 1 का ट्रांसफ़र करें, 1 का ट्रांसफ़र करें तो ये प्लस के 1 हो गए, x बराबर आ गया 1।
अब ये जो x बराबर 1 आया है बच्चों, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पूरे में रख देंगे। अतः px बराबर 0। तो ये जो x था, ये px माने हमने किसको बच्चों, इसको माने, ये लिख दिए इतने बराबर 0। अब हम इस सवाल में क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे। रख दो 1, तो जहाँ जहाँ x था, यहाँ x था तो 1 रख दिए, यहाँ x था तो 1 रख दिए, यहाँ x था तो 1 रख दिए। अब इसको सॉल्व करें। 4 तो जब कहता हूँ 1 की घात, यहाँ पे 3 आएगा, माफ़ कीजिए गलती हो गई है, 3। तो 1 की घात 3 का मान 1 ही रहा, प्लस 3 तो 3, 1 का वर्ग 1 ही रहा, माइनस 4 गुणित 1, ये जब कहते हैं प्लस के बराबर 0। अब इसको हल करें। 4 एकम 4 धन 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 धन 3। अब यहाँ देखो प्लस के 4 और माइनस के 4 कैंसिल होगा, या तो आप वैसे भी कर सकते थे, 4 और 3 7, 7 में से 4 गए तो 3 बचते, ये बच गए, ये बचा 3 प्लस के बराबर 0। अब हम यहाँ से 3 का ट्रांसफ़र कर देंगे तो आ जाएगा के बराबर -3। इस टाइप से ये सवाल को आप हल कर सकते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सीख लें। और अगर आपसे ये बन जाए तो इसके बाद इसके नीचे वाले सवाल को भी आप करने का प्रयास कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बोनस सवाल हैं, ये भी आ सकते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये अच्छे प्रश्न हैं। इसके नीचे आप देखें एक और सवाल है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो रहता है हमें बेटा, ये प्रश्न दिया है 12x² ऋण 7x धन 1। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो लिखा था एक्चुअल में क्या लिखा था, 12x² माइनस 7x धन 1, इसकी तुलना हम इस समीकरण से करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। जब इससे करते हैं बच्चों तो यहाँ पे कुछ नहीं है, होगा ये कि देखिए x² से x² टर्म खत्म, x से x खत्म। अब बचा क्या, ये बचा बेटा a बराबर 12, b बराबर बचा 7 और c बराबर बचा 1, ठीक है। माइनस के 7 बचे पर यहाँ भी 7 बस। अब सूत्र क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ca बराबर b, सूत्र होता है ca बराबर b। तो आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से काम करना है। c की वैल्यू कितनी थी 1, a की वैल्यू कितनी थी 12 और b की वैल्यू कितनी थी 7, मतलब 12 एकम 12। 12 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो जिन्हें जोड़ने या घटाने से 7 मिले। तो सबसे पहले 1 का तो होता ही है, पर 1 गुणित 12 ये लिख दिए। अब 2 के पहाड़ा से करें तो 2 × 12, 3 के पहाड़ा से करें 3 चौके 12, 4 के पहाड़ा से करें 4 तिया 12। जहाँ संख्या रिपीट हो जाए, ये देखिए 3 × 4, 4 × 3, वहाँ रुक जाओ क्योंकि उत्तर अपना यहीं पे है। अब हम देखें जरा इनको हल करके, 1 में 12 जोड़े तो 13, 12 में से 1 घटाए तो 11, तो ये तो होगा नहीं हमारा। 6 में 2 जोड़े तो 8, 6 में से 2 घटाए तो 4, तो ये भी होगा नहीं क्योंकि हमें 7 लेके आना है ना। 3 में 4 जोड़े तो 7, जी हाँ मिल गया हमें। अब हमें चूंकि क्या है माइनस के 7 लेके आना है, तो हम क्या करें, माइनस के 7 को हम किस तरीके से लिखेंगे, मध्य पद को इस तरीके से लिख देंगे, माइनस के 3x माइनस के 4x, माइनस के 3x में माइनस के 4x ऐड करेंगे तो माइनस के 7x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो और इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो। यहाँ तो ठीक है, यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस आ रहा था, माइनस आ रहा था तो अंदर के निशान माइनस के हो जाएंगे, तो ये आ गया आपका 4x - 1। जब कभी भी किसी कोष्टक के बाहर माइनस लगता है तो अंदर का निशान बदल जाता है। अब यहाँ पे देखें 12 को हम लिख सकते 3 × 4, x² तो x² माइनस 3x, यहाँ पे 4x - 1 ज्यों कहते हो था। अब यहाँ देखें कॉमन क्या निकल रहा है, तो ये 3 देखिए दोनों में है और ये x² मतलब एक x दोनों में है, तो 3x कॉमन निकाल लिए। बचा क्या, केवल बचा 4 और यहाँ से एक बचा x, माइनस ये तो पूरा निकल गया था तो बचा 1, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन निकाल लिए। यहाँ पे क्या बचा अंदर 4x - 1। इन प्रश्न की ये खासियत रहती है कि ये जो कोष्टक है इसमें दोनों में एक सी वैल्यू मिल जाती है, तो ये मिल गई हमें 4x - 1 4x - 1। और जब 4x - 1 4x - 1 दोनों में मिल गई है तो इसको एक बार लिख देंगे, एक बार लिख दिए, और ये जो रहा 3x - 1 इसको यहाँ लिख दिए। तो बच्चों इस टाइप से ये होगा इसके गुणनखंड 4x - 1 और 3x - 1। अगर आपसे ये सवाल बन गया है तो आप इस सवाल को करके देख लीजिएगा, y² - 5y + 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्योंकि बच्चों ये प्रश्न भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। बच्चों मिलते हैं अपने आखिरी पार्ट के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ये पूरे क्वेश्चंस आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि हम देते हैं सही और सटीक जानकारी। हो सकता है यही प्रश्न आप लोगों को पेपर में फंस जाएं या फिर इनसे मिलते जुलते प्रश्न फंस जाएं, तो आपका भला हो जाएगा। हमने आपको समझा दिए हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।